Okay, Assalamu alaikum. Today, this would be a very important lecture. हम आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स वर्क एंड देन हमने थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बात की थी कि हाउ द बिहेवियर ऑफ आइस इज peculiar than that of वाटर, हमने जिसमें बेसिक डेंसिटी को डील किया था। सो आज हम जो है वो फर्दर इसको डिस्कस कर रहे होंगे। हम तीनों अपनी बॉन्डिंग्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करेंगे फर्दरली एंड आफ्टर दैट वी वुड बी डिस्कसिंग लाइक कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं, डिपेंडेंसी क्या क्या है। तो सबसे पहले बात होती है व्हाट आर द relative strength of intermolecular forces, जो कि आपकी बुक में भी डिस्क्राइब किया गया है। स्ट्रेंथ ओके। सो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ permanent dipole forces. Tofika, can you please turn off your camera? This isn't needed. Dipole, and then we have instantaneous dipole, induced dipole. तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड होता है। अब इसमें ये बात आती है कि जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है ना, ये हमने कल बात की थी कि दे आर वेरी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एंड इसकी कोई एज सच इसलिए भी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये डायपोल जो इंस्टेंट डायपोल होते हैं जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इस चीज़ को हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था। सो शॉर्ट टाइम पीरियड, तो इसकी वजह से ना ये स्ट्रॉन्ग भी उतनी नहीं होती बिकॉज कितना ही टाइम लगेगा, लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और मतलब कि ना इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस वाज इट। अब वो कह रहा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है कि इनके बीच में फोर्सेस कौन सी हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कि एक हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल है कि जिसके बीच में हाइड्रोजन ए है, लेट्स से वी हैव एन ए मॉलिक्यूल, अ बी मॉलिक्यूल and then a C molecule, and A has this like hydrogen bonding, और B में instantaneous dipole induced dipole होगा and C में we have dipole forces, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में DDF भी लिखते हैं। तो हमने ये चीज़ डिस्कवर की कि जो स्ट्रेंथ ऑफ ए है वो ज़्यादा से ज़्यादा है एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ सी एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ बी। तो जो अगर एक तरह का मॉलिक्यूल होगा एंड इसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंस होंगी तो उनकी स्ट्रेंथ का ये आएगा। तो फिर सिमिलरली उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनका भी यही क्या इसको कहते हैं ट्रेंड जाएगा बिकॉज द स्ट्रॉन्ग द फोर्सेस, तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको मेल्ट डाउन करने के लिए हमें उतनी ही जो है ना वो एनर्जी, इतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, द मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। अच्छा, तो कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द फोर्सेस बिटवीन देम आर वीकर, between molecule are much weaker than the covalent bond। अब वो कंपेयर कर रहा है कि एक वो फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है और एक वो फोर्स है जो विद इन अ मॉलिक्यूल है। लाइक अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन एंड वाटर की बात करें, सॉरी, तो दिस हाइड्रोजन is attached as water and this is further attached
टू अनदर वाटर। तो वो कह रहा है कि ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, ये कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, द कोवलेंट बॉन्ड हेयर इज मच मच मोर स्ट्रोंगर। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो कितनी भी ज्यादा हो जाए, इट कांट बी कंपेयर्ड विद द मॉलिक्यूलर the bond within the molecule. So this is a molecule and this is the other molecule, और इन दोनों के दरमियान ये वाली जो फोर्स है ना, ये इन बॉन्ड से कभी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो वो इस चीज को नरेट कर रहा है कि समटाइम लोग समझते हैं कि द हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो दिस माइट बी कंपेयर्ड विद कोवलेंट बॉन्ड, और वो उससे भी स्ट्रांग हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। Because this covalent bond here it is present within a molecule, ये within है, and इसकी strength way more है than that of between the one। ठीक है, although hydrogen bonds are really strong और उनकी कंपेयर की जाती है, लेकिन फिर भी कोवेलेंट की बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट वो एक ग्राफ बता रहा है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 7 का लाइक बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है कि कैसे their boiling point decrease and increase over the group because of the strength of the forces between them। ठीक है, तो वो अपने रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स में, अब हाइड्राइड्स का मतलब ये होता है कि द एलिमेंट इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर कोई एक मॉलिक्यूल है एंड दिस इज लाइक अटैच्ड विद एनी element or atom attached or bonded with hydrogen called hydride। तो अगर HF है तो ये फ्लोरीन का हाइड्राइड है, अगर H2S है तो ये सल्फर का हाइड्राइड है, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। तो दीज आर द हाइड्राइड्स। तो अब कितने कार्बन लगने हैं, दैट्स डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी वैलेंसीज क्या। अब फ्लोरीन के पास एक वैलेंसी होती है तो वो एक ही हाइड्रोजन अटैच करवाता है, लेकिन सल्फर की दो होती है तो वो दो अटैच करवाता है। सो दिस इज द डिफरेंस हियर। अच्छा, फिर आगे असेसमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सप्लेन द ट्रेंड। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन है दैट इज माइनस 188 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज -1335। तो अगर हम इसको देखें बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसकी रीज़न जो बनती है ना, वो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम होती है, देयर मॉलिक्यूलर साइज। और वही जो हमने बार बार बात की थी, क्लोरीन का वेट इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है, तो भी फोर्सेस कम होती है। तो जो कल हमने मोस्टली चीज़ें पैरामीटर्स डिस्कस किए थे वो सारे इसमें इंक्लूड होते रहते हैं। नेक्स्ट वो अल्केन का कह रहा है, तो अल्केन का भी इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन क्या उसको कहते हैं, द इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन देयर साइज। तो कल हमने यही बात की थी ऑलमोस्ट कि मोलिकुलर साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, तो फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होगी। तो ये वही बात पूछ रहा है। ब्रोमीन टू आयोडीन फ्लोराइड have same number of electrons but the boiling point of iodine monochloride is nearly 40 degrees centigrade higher than boiling point of um, फ्लोरीन। तो इसकी रीज़न ये है द नेचर ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। ऑब्वियसली बात है, फोर्सेस डिफरेंट होगी, फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, एंड फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिफरेंट होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फॉलोइंग एटम एथेनॉल एंड वाटर। इसके लिए आपको एथेनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बता सकूं तो।
ethanol is this CH3CH2OH। अब इसके ये जो O है ना, that has a lone pair of electron, ठीक है, and this bonds with water plus HOH। के भी O के पास दो lone pairs होते हैं। So this O reacts with this and this O might react with this। तो इनके बीच में हम कुछ तरह की डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको पूरे रेड कर देते हैं। सो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और फिर वही बात होगी कि अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो दे माइट फॉर्म अ वेब, यानी यहाँ का कोई ओ उसके साथ लग रहा होगा, यहाँ कोई और O of ethanol is bonded with this H of ethanol। So this is how this reacts। फिर अमोनिया एंड वाटर है, इसके ऊपर आपको एग्जांपल गिवन है और दो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल हैं, तो एच एफ बॉन्डेड है और इनके साथ एक और एच एफ है और इनके इधर भी एक एच एफ है। तो दिस इज हाउ दे गोना बॉन्ड विद। अब ये जो ब्लैक है, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो एच एफ कुछ इस तरह से शो करेगा कि जिस तरह से उसके पास क्लोरीन के पास एक हाइड्रोजन आएगा, उसके साथ अट्रैक्ट कर जाएगा। Comparison between the strength of ionic covalent metallic bonding and intermolecular forces। अच्छा, अब तक हमने सेपरेटली डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग को, और इस तरह से इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग्स को। लेकिन अब हम इन सब की स्ट्रेंथ को कलेक्टिवली कंपेयर करते हैं जब, तो हमें ये पता चलता है कि जो आयोनिक आयोनिक बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। फिर हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स जस्ट सी, अगर आपकी बुक में एक वो गिवन है, फिर उसके बाद मेटालिक होता है और फिर उसके बाद हमारे पास मेटालिक एंड देन वी हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्सेस, इनको हम कहते हैं IMF इन शॉर्ट फॉर्म। और इससे मुराद है हमारी जितनी भी फोर्सेस हमने पढ़ी हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस, ये सारा कुछ। तो दिस वाज द कंपैरिजन। अब हमारे पास हमारी वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरी वी हैव हियर, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो ये बेसिकली एटम के मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है कि एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिकली क्या बिहेवियर है। आइदर इट्स पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर, के वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, या उसका मैग्नेट के साथ कैसा बिहेवियर है। तो दिस ऑल इज डिस्कस्ड विद मैग्नेट का बिहेवियर कैसा है। ये सब चीज़ें जो नेचर ऑफ एटम होती है ना, तो वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं हमारी MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
was proposed by Hunt and Mulliken in 1932. According to this theory, linear combination of atomic orbitals form new orbitals called molecular orbitals which have characteristics of a whole molecules। तो इसमें यही कह रहा है कि जब दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं तो दिस मॉलिक्यूल्स हैव ऑल द characteristics that are of a molecule and not of a atom। तो वो इनके बिहेवियर्स को इनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट कर रहा है और वो कहता है कि जो दो एटम्स हैं जब वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाती हैं तो दे बोथ लॉस देयर सेल्स टू फॉर्म समथिंग न्यू। तो दे बोथ लॉस देयर सेंसर इन शॉर्ट अगर हम इसको एक कंसेप्चुअली लेके चले ना तो दे बोथ जस्ट डाई टू फॉर्म समथिंग न्यू। After the combination, types of molecular orbitals they formed which differ in energy। वो कह रहा है कि जब लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हमने इस होल से सर्कल से डिनोट किया एंड दिस जस्ट this has the whole different energies levels। the lower in energy this is called बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और जो हायर एनर्जी वाले होते हैं फिर हम उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं BMO एंड ओ एंड ABMO बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर एंड बॉन्डिंग्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिस्कस कर लेते हैं। The bonding molecular orbital is formed by the overlap of atomic orbital। They have high bond electron density in the region between the two nuclei। मतलब कि अगर हमारे पास ये एक एटम है और इसका ये न्यूक्लियाई है and this is the another atom and this is their nuclei। स्मॉल सर्कल हमारा न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यानी कि the probability of finding an electron this would be maximum at this zigzag line between the two nuclei। और ये बॉन्ड को स्टेबल बनाता है ठीक है। each electron contributes to the attraction between the atom। अच्छा अब वो ये कह रहे हैं फर्दर यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है these are the electrons that are contributed in bonding और फिर यही जो है वो मतलब यही जो है ना ये हर एक अट्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है। लाइक अगर हम कहते हैं कि दो इधर से और दो इधर से आ रहे हैं तो this would be working great to attract both sides of electrons और ये जो है वो attraction में हेल्प कर रहा होता है and this is the area where the probability of finding electron is maximum और इसको हम bond length भी कहते हैं। They are designated as sigma and pi BMO। अब जो हमें पता है कि जो पहला कोई भी बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है and the second bond that is formed is pi and the third bond that is formed is also pi bond। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो सिग्मा होता है वर्क्स फॉर अगर ये BMO है तो ये सिग्मा है and if this pi is bonding molecular orbital then इसको हम pi BMO कहेंगे। So these are designated as these। अच्छा अब एंटी बॉन्डिंग वहाँ हम उस जगह को कहते हैं
where the probability of finding an electron is zero। यानी कि ऐसी जगह जहाँ की हमें 100% श्योरिटी है कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हमें, और चार्ज डेंसिटी जो है वहाँ पे ज़ीरो होगी, उसको हम अम, करेंगे। इसको हम बेसिकली अपने लोन पेयर साइड ऑफ द एटम से एसोसिएट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, एंड दैट इज़ नॉन बॉन्डिंग साइड ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये जो है ये फिर रिपल्शन की बात कर रही है। तो अगर आपको याद हो तो हमने वेस्पर थ्योरी में बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी थी। So the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals that are combined। तो वो कह रहा है कि अगर जैसे हम हिब्रिडाइजेशन में ये चीज़ पढ़ते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो दे वुड बी फॉर्मिंग 2sp2 या 2p2। कुछ इस तरह से ही जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बन रहे होते हैं। Electrons in the molecular orbitals are influenced by the all nuclei, but the atomic orbital of an electron is influenced by the one nucleus। वो कह रहे हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें ना तो उसमें जितने ऑर्बिट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियाई होते हैं ना, दी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन, उनके सब के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एटॉमिक की बात करें तो उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियाई, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है ना वो एक न्यूक्लियस का एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो लेट्स जस्ट से कि हमने दो को मिला के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे हमारे पास, हमने उसको मिला के दिस हैज़ वन इलेक्ट्रॉन, दिस हैज़ वन इलेक्ट्रॉन, एंड इसको मिला के हमने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एंड दिस आर द कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि दिस हैज़ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच न्यूक्लियाई, और ये जो है ना वो वर्क कर रहा है इंडिविजुअली, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में, लेकिन यहाँ पे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, ये दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा वो ये था कि दो मिलके दो ही बनाएंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे हर एक के लिए एक का इलेक्ट्रॉन काम कर होता है फॉर वन, और इसमें यह है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के, दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर। ओके, सो हमने इसमें जो है ना इसमें मतलब कि हमने अपने तीनों रूल्स को फॉलो करना होता है वाइल इलेक्ट्रॉन फिलिंग, कि हम एफओ प्रिंसिपल को रूल में रख रहे हैं कि दैट इज के एनर्जीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाई टुवर्ड्स द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। दैट मीन्स कि पहले एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर एफ में जाएगा। दैट ऑल्सो मीन्स के पहले वन एस वन शेल में जाएगा यानी कि के शेल में जाएगा, फिर हमारे पास के एल में जाएगा, फिर एम में जाएगा, फिर एन में जाएगा। So this was our of principle। Then we have Pauli's exclusion के हमारे पास जो 4 पेयर ऑफ क्वांटम नंबर हैं वो उनकी वैल्यूज कभी भी सेम नहीं आएगी। अगर तीन वैल्यूज सेम हो भी जाती है तो we have this like the spin would be different। फिर हमारे पास तीसरा था हुन्स रूल के जो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट वुड बी डिफरेंट। और जो है अगर हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को फिट करते हैं तो पहले एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जी होगा, फिर ना कि अगर हमारे पास तीन है, ना कि हम पहले एक्स के दोनों को फिल कर दें, वाई की एक को फिल करें एंड जी की जीरो को फिल करें, तो दिस इज द रॉन्ग। तो हमने वाइल मेकिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने इन तीनों को फिल कर तीनों रूल्स को फॉलो अप करना है, और इन तीनों को ही जो है ना वो वर्किंग करके हमने करना है। अब इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, द वन इज हेड ऑन ओवरलैप और द अदर इज साइडवेज ओवरलैप। तो हेड ऑन ओवरलैप में क्या होता है, जैसे हमने सिग्मा बोर्ड में पढ़ा था
तरह से एक लोब एक ऑर्बिटल के एक ओवर लोब ओवरलैप कर जाता है दूसरी ऑर्बिटल के दो ओवरलैप से, एंड दिस इज द न्यूक्लियाई सेपरेटिंग देम. So this is our head-on overlap. अच्छा, अब sideways क्या था? ये एक है एंड ये दूसरा है, और ये इस तरह से कुछ जो है ना वो अटैचमेंट अपनी शो कर रहे हैं. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग पास थ्रू द न्यूक्लियाई. यानी अगर हम एक सिंपल बात करें तो ये इनका सेंट्रल पॉइंट न्यूक्लियस होता है, और इस लाइन को हम इस तरीके से पास नहीं करते हेड साइडवेज में, लेकिन हम इस लाइन को पास ऑन करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेड ऑन ओवरलैप. तो इनमें बेसिक यही डिफरेंस है. अब एस 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 पी पी एक्स जो है, ये इसका आइडिया मैंने आपको सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग में भी दिया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होती हैं उनको हम हमेशा हेड ऑन ओवरलैप से बनाते हैं, एंड जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको हम पाई बॉन्ड से बनाते हैं. तो orbitals, when s orbital overlap with two molecular orbitals of sigma s of lowest energies and two sigma star s of high energies are formed. तो वो कह रहे हैं अब क्या है कि दो सिग्मा ये ओवरलैप, तो ये दो चीजें बनाएंगे. दो बीएमओ, सॉरी, दो सिग्मा स्टार एस एंड दो सिग्मा एस. तो दिस इज द लोअर एनर्जी एंड दिस इज द हायर एनर्जी, और ये इनकी लाइन होती है, तो ये डिवीजन हो जाती है इनमें. ठीक है. साइडवेज अप्रोच और पैरेलल ओवरलैपिंग टेक प्लेस विद पी वाई एंड पी जी. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि वो एनर्जीज का बता रहा है जो स्टार वाले होंगे दैट आर द हायर. इसमें बस यही टिप आपने याद रखनी है कि द वंस हैविंग स्टार दे हैव द हायर एनर्जी लेवल, और जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ होगा दे हैव लोअर एनर्जी लेवल. तो आप देखो कि यहाँ पे जो होती है ना वो पी वाई एंड पी जी की एनर्जी दिस इज द सेम. पी वाई एंड पी जी हैज द सेम एनर्जी लेवल. तो इनकी एनर्जीज में क्या होता है कि ये इसने इक्वल का साइन शो किया हुआ है. इनकी जो सिग्मा स्टार वाली होती है वो भी सेम होती है और सिग्मा वाली भी सेम होंगी. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इनने दो मरतबा क्यों लिखा हुआ है, इक्वालिटी का साइन क्यों है. इवन समटाइम एक स्टूडेंट थी मेरी, शी वाज लाइक कि आप इसमें जो है ना शायद मिस प्रिंटिंग है. तो नहीं, ये इक्वालिटी का साइन है बिकॉज दे हैव दिस इक्वल एनर्जीज. और वो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ही बता रहा है कि हाउ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स वर्क. कल हम इसको थोड़ा मजीद पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, ये बॉन्ड ऑर्डर वगैरह. आई नो दिस लेक्चर वाज अ लिटिल ड्राई फॉर यू बिकॉज ये ऑनेस्टली थोड़ा टफ भी है. इट्स अ लिटिल बिट डिल्यूजनल एज वेल. तो ये स्टूडेंट्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ते, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इवन इफ यू कांट प्रिपेयर, कांट ग्रैस्प द होल थिंग, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके. कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये एक ही दफ़ा में करो तो आपको सारा आ जाए, ये नहीं पॉसिबल. तो जस्ट रीड इट आउट, अंडरस्टैंड द थिंग्स. इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन कम टू मी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वाली क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. एंड या दैट्स ऑल. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड दिस टॉपिक और इससे पिछले वाला जो टॉपिक था, so you may ask. Okay, so I would really suggest you. Sorry, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है.
Okay, so this week was a little, off because, wait a minute.